हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक ही देखेंगे ताकि आप बहुत कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। तो इसका इंट्रोडक्शन, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी विच इंक्लूड बोथ द ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ईच इन्फ्लुएंसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एंड ईच इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मतलब जैविक समुदाय एवं निर्जीव पारिस्थितियों के विभिन्न संगठनों में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं तथा पदार्थों के आदान प्रदान से निर्मित इस प्राकृतिक तंत्र को परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसमें दो प्रकार हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। जो प्रोड्यूसर है उसमें सारे ग्रीन प्लांट आते हैं तथा डिकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंगी। कंज्यूमर को फिर 3 भागों में बांटा गया है। इसमें है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो जो फर्स्ट है उसमें हर्बीवोर आते हैं, मतलब जो घास खाने वाले, और दूसरे जो हैं इसमें सेकेंड ऑर्डर में पिकॉक, वोल्फ मतलब जो सांप को भी खा जाते हैं। थर्ड ऑर्डर में स्नेक, टाइगर, लायन आते हैं। तथा अबायोटिक कंपोनेंट में कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक तथा जलवायुवीय घटक आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, H2N2 आदि। बायोटिक कंपोनेंट, इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के जैविक सदस्य अथवा जीवधारियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें समस्त प्रकार के प्लांट, एनिमल तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया गया है। इसमें सबसे पहला है प्रोड्यूसर। इसके अंतर्गत क्लोरोफिल युक्त सभी हरे पौधे आते हैं जो कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 एवं H2 का उपयोग करके कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इन्हीं भोज्य पदार्थों में सूर्य प्रकाश की सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी के रूप में संचित रहती है, जिसे कि प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरा है कंज्यूमर। इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे या उसके द्वारा एकत्रित भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें वे जीव आते हैं जो वनस्पतियों या उनके अन्य किसी भाग को खाते हैं, ये जीव शाकाहारी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तथा जो तीसरा उपभोक्ता यानी कि टर्टियरी कंज्यूमर होता है, उसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो द्वितीय वर्ग के उपभोक्ताओं यानी मांसाहारी को भी खा जाते हैं। इस वर्ग को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता कहा जाता है। तथा डिकम्पोजर के अंतर्गत मुख्य रूप से जीवाणुओं तथा कवकों को रखा गया है जो मरे हुए उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को सड़ाकर साधारण भौतिक तत्वों में बदल देते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ आते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थों का होना आवश्यक है। जो ऊर्जा सूर्य से मिलती है और रासायनिक ऊर्जा पृथ्वी तथा वातावरण से प्राप्त होते हैं। उपयुक्त दोनों पदार्थ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का भोजन बनाते हैं, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा मिलती रहती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, क्लाइमेट आदि आते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन परितंत्र का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिसमें विभिन्न जैविक घटकों के साथ बड़े विकसित तथा बहुवर्षीय वृक्ष भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के कुल भाग का 40% भाग वन से ढका हुआ है और इसमें अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट तथा बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर आदि आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत मिट्टी यानी कि सोल एवं इन्वायरमेंट में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को शामिल किया गया है। तथा जो प्रोड्यूसर है इसके अंतर्गत वनों में उपस्थित हरे पौधे आते हैं। तथा जो कंज्यूमर है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर मतलब इसके अंतर्गत वनों में उपस्थित समस्त शाकाहारी जंतु आते हैं। तथा जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके अंतर्गत मांसाहारी जंतु आते हैं। तथा डिकम्पोजर में सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है जो जीवों तथा पौधों के मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें पुनः अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि घास स्थल महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिणी रूस आदि में स्थित होते हैं। यहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर तक औसतन वार्षिक वर्षा होती है।
इस क्षेत्र में लंबी लंबी घासें तथा झाड़ियां पाई जाती है, लेकिन दूर दूर तक वृक्षों का अभाव होता है। घास स्थलों में मिट्टी की ह्यूमस अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें भी अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट आदि होता है और इसमें प्रोड्यूसर के अंतर्गत शाकीय पौधे, झाड़ियां, वृक्ष आदि आते हैं। कंज्यूमर के अंतर्गत घास स्थल में उगने वाले शाकीय पौधे अनेक शाकाहारी जंतुओं का भोजन बनाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत कई प्रकार के मांसाहारी जीव को शामिल किया गया है। तथा जो तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टेरिटरी कंज्यूमर होते हैं, इसके अंतर्गत ये जीवधारी द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाने के लिए उच्च मांसाहारी यानी कि टॉप कार्निवोरस कहलाते हैं, क्योंकि इस परितंत्र में इन्हें खाने वाला दूसरा जीव नहीं होता है। तथा डिकम्पोजर, इसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव यानी कि कवक, जीवाणु आदि को शामिल किया गया है, जो कि CO2, O2, N2 आदि में तत्वों को बदल देते हैं, जो पुनः पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत एक स्थिर स्वच्छ जलीय परितंत्र होता है, जिसमें झील और तालाब में केवल एक ही अंतर है कि झील काफी विस्तृत प्रदेश में फैली होती है, जबकि तालाब आकार में छोटा तथा कम गहरा होता है। बड़े तालाबों का जल झीलों के समान ही स्थिर होता है। इसमें अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत तालाब में जल मुख्य भाग बनाता है, जिसमें विभिन्न अजीवित आवश्यक पदार्थ घुले रहते हैं। इसमें जल में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि तत्व होता है। तथा जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इसमें तालाब के विभिन्न श्रेणी के जीवीय घटक पाए जाते हैं। तथा प्रोड्यूसर के अंतर्गत इसमें मैक्रोफाइट्स, इस श्रेणी में जड़ द्वारा भूमि से जुड़े, पानी में डूबे हुए या सतह पर पत्तियां तैरते या आधे पानी में तथा आधे पानी के ऊपर रहने वाले सभी प्रकार के जड़ वाले पौधे आते हैं। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत समस्त शाकाहारी जंतु आते हैं तथा सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत तालाब में उपस्थित मांसाहारी जीव आते हैं, जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी कि शाकाहारी जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि जलीय कीट एवं मछलियां। नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन। तो ये क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक विघटन कर उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ना अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में CO2, H2 तथा खनिज पदार्थ प्रकृति में वापस पहुंच जाते हैं और इसमें भूमि के ऊपर पाया जाने वाला परत होता है। इसके अंतर्गत पौधों के सूखे भाग जैसे कि पत्तियां, टहनियां आदि आते हैं। तथा जो भूमिगत अपरद होता है यानी कि इसमें मुख्यतः जड़ें ही होती है। अपरद से बचने तथा इसके अपघटन की क्रिया सतत रूप से चलती रहती है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। किसी पारिस्थितिक तंत्र की प्रकृति यानी कि नेचर को समझने के लिए उसकी संरचना के साथ साथ कार्यों यानी कि फंक्शन की जानकारी होना भी बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं तथा वे मृदा एवं पर्यावरण से प्राप्त अजैविक कार्बनिक घटक जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि की सहायता से रेडिएंट एनर्जी का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा आदि का निर्माण करते हैं। तथा हरे पौधे को कन्वर्ट करके या ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे ही सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण एवं जैविक समुदाय के मध्य पारस्परिक क्रिया को दो पारिस्थितिक क्रियाओं के कारण होती है, एनर्जी फ्लो और मिनरल साइक्लिंग। Food chain is the sequence of organisms in which energy flow in the form of food from the organism to another organism through a series of repeated eating and being eaten। अर्थात किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों का खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह को खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। फूड वेब। खाद्य श्रृंखला के अनुसार प्रत्येक पोषक रीति दूसरी पोषक रीति यानी कि ट्रॉफिक लेवल से सीधा संबंध रखती है। प्राकृतिक स्थितियों में सामान्यतः केवल एक ही खाद्य श्रृंखला का कार्यरत रहना असंभव है, अपितु कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध दिखाती है और इंटरलॉकिंग पैटर्न बना लेती है। इस प्रकार की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय में कार्यरत रहने के कारण ही खाद्य जाल यानी कि फूड वेब बन जाता है।
जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जो खाद्य श्रृंखला है उसमें खाद्य श्रृंखला में पौधों को चूहे खा जाते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त पौधों को खरगोश भी खा सकते हैं। चूहों को सांप के अतिरिक्त दूसरे प्राणी तथा सांप को बाज के अतिरिक्त मोर भी खा सकता है। इस प्रकार से एक समुदाय में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं और एक खाद्य जाल यानी कि फूड वेब का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए एक घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य जाल में 5 खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, जैसे कि घास, टिड्डे, बाज आदि। इकोलॉजिकल पिरामिड, यदि हम किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों को उनकी संख्या यानी कि जीव भार यानी कि बायोमास के हिसाब से उसके संचित ऊर्जा की मात्राओं के अनुपात को चित्र के द्वारा व्यक्त करें तो एक पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे कि पारिस्थितिक पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परितंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर क्रमशः स्थानांतरित होने की क्रिया को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। The sequential and progressive replacement of one plant community by the development of another community up to the development of climax community in a particular area or a habitat is referred to as a plant succession। यानी कि यह वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न समूहों या जैविक समुदायों के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसके अंतर्गत खनिज पदार्थ एवं जल पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। पौधों एवं जंतुओं के जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मा एवं जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रण प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अकार्बनिक अवस्था यानी कि इनऑर्गेनिक स्टेट एवं जीवों के शरीर से संयुक्त अवस्था के मध्य होता है। नेक्स्ट है इस चैप्टर से कार्बन साइकिल। तो इसके अंतर्गत कार्बनिक जीवधारियों के शरीर का निर्माण करने वाले सभी कार्बनिक पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का आवश्यक एवं मुख्य संगठन तत्व होता है। प्रकृति में कार्बन का मुख्य स्रोत वातावरण एवं जल होता है। अजैविक घटकों में यह कार्बोनेट युक्त चूना पत्थरों, वायु तथा जल, कोयला आदि से कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से के समय निर्मित कार्बनिक पदार्थ पादप शरीर का निर्माण करते हैं। इनमें से कार्बनिक पदार्थों के कुछ कार्बन को पौधे रिप्रेशन की क्रिया द्वारा CO2 के रूप में उत्सर्जित कर देता है। बचे हुए कुछ कार्बनिक पदार्थों को शाकाहारी जंतु खा लेते हैं, जिसके कारण कार्बनिक शरीर में कार्बनिक पदार्थों के साथ शाकाहारियों में भी चला जाता है और ये शाकाहारी कुछ कार्बन को CO2 के रूप में त्याग देते हैं, जबकि कुछ कार्बन मांसाहारी जंतुओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अतः कार्बन कार्बनिक यौगिकों के रूप में उत्पादकों द्वारा ग्रहण करके खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च उपभोक्ताओं यानी कि टॉप कंज्यूमर तक पहुंचती है। ये भी कुछ कार्बन को श्वसन द्वारा CO2 के रूप में निकालते हैं। जब अंत में कुछ कार्बन उन उत्पादकों यानी कि प्रोड्यूसरों तथा कंज्यूमर में रह जाता है तो खाद्य श्रृंखला का भाग नहीं बन पाता, लेकिन जब ये मरते हैं तो डिकम्पोजर इसके कार्बनिक यौगिकों को अपघटित करके इन्हें CO2 और ह्यूमस में बदल देते हैं, जिससे यह चक्र चलता रहता है। यह है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% स्वतंत्र रूप में तथा समुद्र में और दूसरे जल में CO2 के रूप में तथा मिट्टी में विभिन्न पदार्थों जैसे कि CO3, NO3 आदि में वायुमंडल के ऊपर ओजोन O3 के स्तर के रूप में पाया जाता है। परितंत्र में हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को H2 और CO2 के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को बनाते हैं तथा पानी को विघटित करके O2 को जल या वायु में मुक्त कर देते हैं। इस O2 सभी जीवों के श्वसन की क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं और CO2 निकालते हैं, जो पुनः हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रयोग की जाती है। वायुमंडल की कुछ ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार की ज्वलन क्रियाओं में खर्च होती है और CO2 निकालती है। यह CO2 पुनः हरे पौधों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। वायुमंडल के ऊपर उपस्थित ओजोन स्तर जो कि हमें हानिकारक विकिरणों से बचाती है, इसकी आणविक ओजोन तथा मृदा में उपस्थित विभिन्न लवण भी संश्लेषण तथा अपघटन में O2 लेते तथा त्यागते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में स्थित जल वाष्प के कण भी अपघटित होकर O2 देते हैं, जो वायुमंडल में मिलकर O2 की मात्रा को संतुलित रखने में सहायता करती है।
तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।